नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा है आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 1 करोड़ की बात सुनिए। दोस्तों, जब हम कोई काम करते हैं उस काम के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आधी अधूरी जानकारी असफलता का कारण बन जाती है। इसीलिए तो कहते हैं, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। जो सुधार करना है आज ही कर लो, फिर ये कहने से कुछ नहीं होगा। ये काम ऐसे किया जाना चाहिए था, किया जा सकता था, हो सकता था। इसलिए मैं कहता हूँ, खाने की नहीं, सीखने की भूख बढ़ाओ। यदि आपके पास ज्ञान है तो हर प्रश्न के उत्तर का समाधान है। परीक्षा कक्ष में वही बात याद आ सकती है जो आपने पहले पढ़ी हो, देखी हो, सुनी हो। आइए देखते हैं भाग 1, भारतीय कला और उसके तत्व। इसमें आपसे क्या क्या छूटा है, आइए देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला के षडंग या अंग। आइए देखते हैं, कला के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं कला के। कला के 6 भेद कौन कौन से हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य और वर्ण का भंग। चक्षु और आत्मा द्वारा रूप की सही पहचान क्या कहलाती है? रूप भेद कहलाती है। रूप भेद के द्वारा क्या प्रकट होता है? आकृति की भिन्नता और दृष्टि का ज्ञान। वस्तु का ब्यौरा प्रकट करता है प्रमाण। संयोजन के सिद्धांत में अनुपात प्रकट करता है प्रमाण। विभिन्न आकृतियों के अनुपात का सही ज्ञान क्या कहलाता है? प्रमाण। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? 5। प्रमाण की दृष्टि से 5 रूपों के नाम हैं मानव, भयानक, राक्षस, कुमार और बालक। प्रमाण की दृष्टि से मानव को कितने तालों में बांटा गया है? 10 ताल में। प्रमाण की दृष्टि से भयानक को कितने तालों में बांटा गया है? 12 ताल में। और प्रमाण की दृष्टि से राक्षस को कितने तालों में बांटा गया है? 16 ताल में। प्रमाण की दृष्टि से कुमार को कितने तालों में बांटा गया है? 8 ताल में। प्रमाण की दृष्टि से बालक को कितने तालों में बांटा गया है? 5 ताल में। प्रमाण के निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? एक सिर होता है। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। केस, ललाट, नासिका, ओष्ठ एवं चिबुक। भाव कला में क्या देता है? अभिव्यक्ति। आकृति के भावों, स्वभाव एवं व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। भावों का घनिष्ठ संबंध किससे है? रस से। काव्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन है? 9 रसों का। 9वां रस कौन सा रस है? शांत रस। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, आलंबन तथा उद्दीपन विभाव। अनुभाव कितने होते हैं? 3 होते हैं, कायिक, मानसिक और सात्विक। संचारी भावों की संख्या 33 होती है और लावण्य योजना का अर्थ रूप का सौंदर्य होता है। लावण्य योजना के द्वारा क्या प्रकट होता है? सुंदरता। सादृश्यता का अर्थ है देखे हुए रूपों की समान आकृति। आकृति की समानता क्या प्रकट करती है? सादृश्यता। और विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण क्या कहलाता है? वर्ण का भंग। मुख्य रूप से माने जाने वाले रसों और उनके संबंधित भावों तथा वर्णों का विवरण इस प्रकार है। आइए देखते हैं। रस, भाव और वर्ण दिए गए हैं और आइए उनको देखते हैं। पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति होता है और वर्ण श्याम यानी काला होता है। दूसरा है हास्य रस, स्थायी भाव हास और वर्ण होता है श्वेत यानी सफ़ेद। तीसरा होता है करुण रस, स्थायी भाव शोक और रंग इसका होता है, वर्ण होता है काला। चौथा है वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है और इसका वर्ण गौर होता है। 5वां रस है रौद्र, जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है और वर्ण इसका लाल होता है। 6वां है भयानक रस, स्थायी भाव भय और वर्ण है काला। 7वां रस है बीभत्स और जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा
यानी घृणा, जिसका रंग होता है नीला। 8वां रस है अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य और रंग होता है पीला। और 9वां रस है शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है और रंग सफ़ेद होता है। आइए देखते हैं इसके बाद कला के तत्व। कला के तत्वों में कला के प्रमुख कितने तत्व होते हैं? कला के प्रमुख 6 ही तत्व होते हैं। कला के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। ठीक है। और कला में सबसे प्राचीन तत्व कौन सा है? रेखा। कला में सबसे प्राचीन तत्व रेखा होती है और 2 बिंदुओं या 2 सीमाओं के बीच की दूरी जो बहुत सूक्ष्म होती है क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। और रेखा के कितने भेद होते हैं? रेखा के 2 भेद होते हैं। एक सरल रेखा होती है, दूसरी वक्र रेखा होती है। कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? अनुभूत रेखाएं कहते हैं। एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली 2 रेखाएं जो किसी भी स्थान पर नहीं मिलती तथा उनके बीच की दूरी हमेशा एक समान रहती है क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आगे है एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली 2 रेखाएं जो एक स्थान पर आकर मिल जाती हैं तथा उनके बीच की दूरी असमान रहती है क्या कहलाती हैं? असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्षितिज के समांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। आगे क्षैतिज रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन तथा संतुलन का भाव प्रदर्शित करती हैं। लंबवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? आकांक्षा, गौरव, स्थायित्व तथा शाश्वतता का भाव प्रदर्शित करती हैं। कोणीय रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा तथा अस्पष्टता का भाव। कर्णवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? व्याकुलता, नाटकीयता, उत्तेजना तथा बेचैनी का भाव प्रदर्शित करती हैं। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर निकलने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? एक पुंजीय रेखाएं कहते हैं। एक पुंजीय रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? एकता, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवलीनता, स्वदेश प्रेम और प्रसार का भाव पैदा करती हैं या दिखाती हैं। वर्तुल या चक्राकार रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति तथा शक्ति का भाव प्रदर्शित करती हैं। प्रवाही रेखाएं क्या भाव पैदा करती हैं? गति, लावण्य तथा माधुर्य। प्रवाही रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? गति, लावण्य तथा माधुर्य का। विपरीत दिशाओं में खींची गई रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? संधि रेखा। रेखा का महत्व किन कलाओं में दिखाई देता है? पूर्वी कलाओं में। यंत्रों द्वारा खींची गई रेखाएं कैसी होती हैं? कठोर रेखाएं होती हैं। एक ही माप की 2 रेखाओं में से यदि एक बाहर की ओर कोण बनाए और एक अंदर की ओर कोण बनाए तो कौन सी रेखा लंबी प्रतीत होगी? बाहर की ओर कोण वाली रेखा लंबी दिखेगी। एक ही माप के 2 आयत बनाते हैं परंतु एक को लंबवत रेखा से तथा दूसरे को क्षैतिज रेखा से काटते हैं तो कौन सा आयत लंबा प्रतीत होगा? लंबवत रेखा वाला। वह स्थान जिसका निश्चित आकार व वर्ण होता है क्या कहलाता है? रूप कहलाता है। अगला है रूप के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक सममात्रिक, दूसरा असममात्रिक। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से होती है। और किस वैज्ञानिक ने कब बताया था कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है? 1670 ईस्वी में आइजक न्यूटन ने बताया था। और हम किसी वस्तु को किस प्रकार देखते हैं? किसी वस्तु से विकिरण
होकर जब प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होता है तो रोड्स और कॉन्स नामक सेल्स चेतन हो जाते हैं और वस्तु की छवि रेटिना पर उतर जाती है। इससे कोई भी वस्तु दिखाई देती है। वर्ड के कितने गुण माने जाते हैं? वर्ड के 3 गुण माने जाते हैं: रंगत, मान और सघनता। रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? रंगत कहते हैं, जैसे लालपन, हरापन, नीलापन। रंगत के हल्के तथा गहरेपन का द्योतक क्या है? मान। रंग की शुद्धता का परिचय क्या है? सघनता। जो वर्ण स्वाभाविक रूप से मिलते हैं और किसी अन्य रंग के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, कौन से वर्ण कहलाते हैं? मुख्य वर्ण कहलाते हैं। मुख्य वर्ण कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला। मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं? लाल, हरा, नीला और पीला। पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन सी हैं? लाल, नीली, पीली। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीले रंग में प्रकाश की सर्वाधिक मात्रा होती है। किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है? लाल रंग की। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? लाल रंग की। अग्रगामी रंगत किसे कहते हैं? जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करते हैं, अग्रगामी रंगतें कहते हैं। अग्रगामी रंग कौन सा है? लाल। उष्ण रंग क्या कहलाते हैं? अग्रगामी। यानी गर्म रंग जो होते हैं अग्रगामी होते हैं और शीत वर्ण पृष्ठगामी होते हैं। शीतल वर्ण क्या कहलाते हैं? पृष्ठगामी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने हैं? मुख्य वर्ण विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार 5 होते हैं, जो इस प्रकार होते हैं: लाल, पीला, नीला, काला और सफेद। न्यूटन के अनुसार प्रकाश की कितनी रंगतें हैं? न्यूटन के अनुसार प्रकाश की 7 रंगतें हैं, जैसे बैंगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें कौन सी रंगतें कहते हैं? द्वितीय रंगतें कहते हैं। जैसे लाल प्लस नीला, लाल प्लस पीला और पीला प्लस नीला। इस प्रकार जो रंगतें बनती हैं, जो रंग बनते हैं, उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं द्वितीयक रंगतें कौन कौन सी हैं? बैंगनी, नारंगी और हरी। प्रकाश की मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं? लाल, हरा, बैंगनी। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? बैंगनी की। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है? बैंगनी की। लाल तथा बैंगनी रंग से आगे कौन सी किरणें प्राप्त होती हैं? लाल से आगे इंफ्रारेड तथा बैंगनी से आगे अल्ट्रा वायलेट रेस, जिससे मानव के नेत्र नहीं देख पाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दो द्वितीयक रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें कौन सी रंगतें कहते हैं? तृतीयक रंगतें। तृतीयक रंगतें कौन सी हैं? बैंगनी प्लस नारंगी, जिससे रसेट बनता है, और बैंगनी प्लस हरा, जिससे ऑलिव रंगत बनती है, और हरा प्लस नारंगी, जिससे सिरटन बनता है। यानी तृतीयक रंगतें हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। जो तृतीय रंग कौन कौन से होते हैं, यानी रंगतें कौन कौन सी होती हैं? रसेट, ऑलिव और सिरटन। ठीक है, वर्ण चक्र के आधार पर एक ही परिवार के रंगों को नियोजन क्या कहलाता है? समीपवर्ती वर्ण कहलाते हैं। समीपवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं? पीला, पीला नारंगी तथा नारंगी। सभी में पीला रंग उपस्थित है, इसीलिए ये समीपवर्ती वर्ण हैं।
वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के जो रंग होते हैं वे क्या कहलाते हैं? विरोधी रंग कहते हैं या फिर पूरक रंग कहते हैं। हरा, नारंगी तथा नीला का विरोधी रंग कौन सा है? हरा, नारंगी तथा नीला का विरोधी रंग कौन सा है? हरा का विरोधी लाल होगा और नारंगी का विरोधी बैंगनी और नीला का विरोधी पीला होगा। ठीक है। वर्ण चक्र में जो आमने सामने के जो रंग होते हैं वही विरोधी रंग होते हैं या पूरक रंग होते हैं। ठीक है। एक रंग को कुछ देर देखने पर कौन से रंग की अनुभूति होती है? उसी रंग के विरोधी रंग की। जैसे नीले को कुछ देर देखते रहने पर हमें उसका विरोधी रंग पीला रंग की दिखाई देती है। एक ही रंगत के विविध मान का संयोग क्या कहलाता है? एकाकी वर्ण योजना, जैसे नीला, हल्का नीला तथा गहरा नीला। रंग की सघनता किस प्रकार कम कर सकते हैं? तटस्थ रंग मिला देने से रंग की सघनता को कम किया जा सकता है ना। तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं नीचे। तटस्थ रंग काला, सफ़ेद और ग्रे होते हैं। अगर किसी रंग में इनमें से कोई रंग मिला देंगे, ठीक है, इनमें से हम कोई भी रंग मिला देंगे तो रंग की सघनता कम हो जाएगी उसकी। आगे देखते हैं। अक्षपटल के पार्श्व में कौन सी दो सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं? रोड्स और कॉन्स। काले और सफ़ेद की दृश्यानुभूति कौन सी तंतु ग्रंथियां से होती हैं? काले और सफ़ेद की रोड्स के द्वारा होती है। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि काले और सफ़ेद की दृश्यानुभूति कौन सी तंतु ग्रंथि से होती है? रोड्स और कॉन्स। ठीक है। काले और सफ़ेद रंग रोड्स दिखाती है, बाकी सभी कलर कॉन्स दिखाती है। शिल्प रत्न तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? सुधा वर्ण कहते हैं और मूल वर्ण कहते हैं। सौर रंग सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें कोणाकार शीशे में से छन कर निकलती हैं तो क्रमानुसार कौन से रंग बनते हैं? लाल, नारंगी, पीला, उष्ण वर्ण, हरा, नीला, बैंगनी, शीत वर्ण। जो रंग सूर्य के रंग के समीप होते हैं उन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं? उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण की तरंग गति कैसी होती है? अधिक, बहुत अधिक। उष्ण वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? लाल और पीला। जो रंग शीतलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं? शीत वर्ण। शीत वर्ण की तरंग गति कैसी होती है? कम। शीत वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? हरा, नीला। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखती है? काली। ओष्ठवाड आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें हैं? 24। ओष्ठवाड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? 8 रंगों का, यानी 4 प्रधान रंग तथा 4 रंगत चक्र। किस रंग को मिलाने से तान या मान बढ़ता है? सफ़ेद रंग के मिलाने से तान या मान रंग बढ़ता है, मान बढ़ जाता है। किस रंग को मिलाने से तान या मान घटता है? काला रंग मिलाने से। किस रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है? पीले रंग में। कौन सा रंग प्रेम प्रकट करता है? लाल रंग। कौन सा रंग तेज प्रकट करता है? पीला रंग। कौन सा रंग शीतलता प्रकट करता है? नीला रंग। कौन सा रंग समृद्धि दिखाता है? हरा रंग। कौन सा रंग ज्ञान प्रकट करता है? नारंगी रंग। सफ़ेद रंग क्या प्रकट करता है? शांति। काला रंग क्या प्रकट करता है? शोक, अज्ञानता, विरोध, बुराई। काला व सफ़ेद रंग
क्या कहलाता है? तटस्थ रंग। रंग के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तान। तान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार की तान होती है, छाया, मध्यम, प्रकाश। धरातल का गुण क्या प्रकट करता है? पोत। चित्र में बुनावट दर्शाता है पोत। धरातल की बुनावट यानी अनुभूति या बयान क्या होता है? पोत। पोत कहते हैं प्रकृति निर्मित वस्तुओं का धरातलीय गुण क्या कहलाता है? स्वतः प्राप्त पोत। धरातल की बुनावट को छूने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श ज्ञान। पोत के कितने प्रकार होते हैं? प्राप्त, अनुकृत और सृजित। चित्र में दूरी प्रदर्शित करता है अंतराल। द्विआयामी चित्र भूमि जो कलाकार का कार्य क्षेत्र है क्या कहलाता है? अंतराल। वह क्षेत्र जहां पर चित्रकार ने कार्य आरंभ नहीं किया है क्या कहलाता है? अक्षत अंतराल। अंतराल को ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? भूमि बंधन, स्थान और स्थान निरूपण के नाम से जानते हैं ग्रंथों में। किस ग्रंथ में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है? समरांगण सूत्राधार में भूमि बंधन कहते हैं। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है? अभिलाषितार्थ चिंतामणि में। अंतराल में रेखा की कितनी स्थितियां संभव हैं? 3, ऊर्ध्व, क्षैतिज और कर्णवत। सक्रिय तथा सहायक अंतराल क्या है? प्रमुख रूप से युक्त अंतराल सक्रिय तथा शेष अंतराल सहायक अंतराल कहलाता है। धरातल तथा अंतराल में क्या अंतर है? कोई भी स्थान चित्र का धरातल हो सकता है, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का कार्य क्षेत्र है। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किसने विकसित किया? प्राचीन ग्रीक वासियों ने। सफेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? टिंट। सफेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को टिंट कहते हैं। स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस महान कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? कैंडिस्की की। आइए देखते हैं चित्र संयोजन के सिद्धांत। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आइए देखते हैं चित्र संयोजन के सिद्धांत। कलागत तत्वों जैसे रेखा, रूप, रंग आदि का कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? संयोजन। संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? 6 सिद्धांत होते हैं। उनके नाम हैं सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय तथा परिप्रेक्ष्य। मध्यकालीन यूरोपीय कलाकारों ने किस विभक्ति का प्रयोग अपने चित्रों में अधिक किया है? समविभक्ति का। मध्यकालीन यूरोपियन कला में अंतराल का संयोजन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया? दृष्टिगत क्षय वृद्धि के आधार पर। कलागत तत्वों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? संतुलन। कलागत तत्वों की व्यवस्था को संतुलन कहते हैं। दो विरोधी तत्वों के बीच समान स्थिति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? संतुलन। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है? प्रभाविता। चित्र में किसी एक आकृति या वस्तु को महत्व देने के लिए चित्र संयोजन के किस नियम का पालन किया जाता है? प्रभाविता का। प्रभाविता के सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण किन चित्रों में दिखाई देता है? अजंता के चित्रों में। सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय। परिप्रेक्ष्य शब्द किस मूल का है? लैटिन मूल का है। परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है?
परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्वि-आयामी धरातल पर वस्तुओं का त्रि-आयामी प्रभाव दर्शाया जाता है। परिप्रेक्ष्य के कितने भेद होते हैं? परिप्रेक्ष्य के दो भेद होते हैं, रेखीय और वातावरणीय। रेखीय परिप्रेक्ष्य के कितने अंग हैं? रेखीय परिप्रेक्ष्य के 6 अंग हैं, जैसे चित्रतल, स्थिर बिंदु, दृष्टि बिंदु, दृष्टिपथ, क्षैतिज रेखा और अदृश्य बिंदु। जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार किसी दृश्य को देखता है उसे स्थिर बिंदु कहते हैं। स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को दृष्टि पथ कहते हैं। स्थिर बिंदु के ठीक सामने जिस पड़ी रेखा की कल्पना की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा के वे बिंदु जहां आकृतियों की दोनों ओर अथवा तीनों ओर की सीमा रेखा आकर मिलती है उसे कहते हैं अदृश्य बिंदु। घनाकृतियां किसे कहते हैं? घनाकृतियां वे आकृतियां होती हैं जो वर्ग तथा आयतों के त्रि-आयामी रूपों से बनती हैं। घनाकृतियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? भवन, पुस्तक, ईंट, संदूक, साबुन तथा डिब्बा आदि। किसी निश्चित कोण से वस्तु को देखने पर उसमें जो लघुता आती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिजन्य लघुता। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3। आइए देखते हैं माध्यम एवं प्रविधियां। आइए देखते हैं जल रंग चित्रण का आरंभ कहां से हुआ है? 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में। जल रंग चित्रण के पितामह कौन जाने जाते हैं? पॉल सैंडबॉय। आइए देखते हैं आगे चित्रकला में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है? जल एवं तेल रंगों का। ठीक है, जल एवं तेल माध्यम में चित्रण कार्य किया जाता है। जल रंग किस किस रूप में मिलते हैं? ट्यूब, टिकिया तथा शीशी में। जल रंग के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? खुरदरा। जल रंग के लिए कैसा कागज प्रयुक्त होता है? मोटा। जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तूलिका कौन सी है? सेवल की। जल रंग चित्रण के लिए कौन कौन से धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं? केंट, फेब्रियानो, शांडर्स, कॉटरिज तथा वाट्समैन। वाट्समैन कागज कहाँ का उत्पादन है? इंग्लैंड की जे वाट्समैन कंपनी का। निर्माण की दृष्टि से रंगों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है कार्बनिक वर्ण, जिनमें रासायनिक तत्व होते हैं जैसे पशु एवं वनस्पति से प्राप्त वर्ण। दूसरे हैं अकार्बनिक वर्ण, जो खनिज वर्ण होते हैं। जल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? लाइट टू डार्क। जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं? कागज को श्वेत छोड़ देते हैं। जल रंग में कौन सा रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है? सफेद रंग मिलाने से। तकनीक की दृष्टि से जल रंग की कितनी श्रेणियां हैं? 2। पहली है पारदर्शक, जिसमें वॉश, ग्लेजिंग, आलाप्राइमा, स्पॉन्जिंग तथा वेराइगेटेड वॉश आदि। दूसरी है अपारदर्शक, स्टिपलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग तथा ग्वाश आदि। अगला है कागज को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं? माउंटिंग। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों को क्या कहते हैं? ग्वाश। टेक्सचर क्या है? यह धरातल का एक गुण है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कृत्रिम, जैसे कैनवास
कपड़ा, कागज आदि। दूसरा होता है प्राकृतिक, जैसे लकड़ी, पत्थर आदि। अगला है जल रंग चित्रण की एक विधा है जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर उसे बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर धोना कौन सा चित्रण कहलाता है? बॉस चित्रण कहलाता है। बॉस चित्रण का प्रारंभ भारत में कब से माना जाता है? बंगाल स्कूल से। बॉस पेंटिंग की रंग योजना कैसी है? धूमिल। बॉस चित्रण का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया? अवनींद्र नाथ ठाकुर ने। तेल रंगों का आविष्कार किसने किया? आइक बंधुओं ने, यानी जॉन वाक आइक तथा हर्बर्ट वॉन ने। तेरहवीं और 14वीं शताब्दी में इटली में तेल चित्रण के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? खुरदरा। तेल चित्रण के लिए खुरदरा धरातल उपयुक्त होता है। तेल चित्रण हेतु किन तूलिकाओं का प्रयोग किया जाता है? ब्रेसिल तथा सेवल तूलिकाओं का। तेल चित्रण का माध्यम क्या है? तारपीन, अलसी का तेल तथा वार्निश। चित्रण के लिए श्रेष्ठ वार्निश का नाम क्या है? कोपाल वार्निश। अलसी का तेल तथा तारपीन के तेल का अनुपात क्या होना चाहिए? आधा आधा। चित्र पर वार्निश कब करनी चाहिए? जब चित्र पूरी तरह से सूख जाए। तेल रंग को पैलेट पर मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पैलेट नाइफ का। कलर पैलेट में जिस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? डिपर। है ना, क्वेश्चन भी आता है डिपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस में किया जाता है? तो तेल चित्रण में किया जाता है डिपर का प्रयोग। डिपर का इस्तेमाल किस चित्रण में करते हैं? तेल चित्रण में। देखिए आ गया। तेल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ईजल। तेल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? डार्क टू लाइट। जिंक व्हाइट तथा फ्लेक व्हाइट में अधिक घना कौन सा है? फ्लेक व्हाइट। चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को क्या कहते हैं? तारपीन का तेल। दोस्तों आज बस यहीं तक। इससे आगे हम अगले भाग में अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ये थी जानकारी भारतीय कला और उनके तत्वों के बारे में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।